नमस्कार, पद्मेश न्यूज के आज के अंक के साथ मैं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कायदी के पास ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम, 1 घंटे बाद खुला आवागमन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया सामूहिक योग अभ्यास। मुरैना के मूल्यांकन केंद्र ने छात्र की बढ़ाई मुश्किलें, हिंदी माध्यम के छात्र को थमाई अंग्रेजी माध्यम की उत्तर पुस्तिका। सही रिजल्ट पाने के लिए छात्र काट रहा है शासकीय कार्यालयों के चक्कर, छात्रों का भविष्य दांव पर। आसमानी बिजली गिरने से छात्रा की मौत, पिता आहत। पानी का टैंकर पलटने से ड्राइवर की मौत, 3 घायल। और कटंगी के बस स्टैंड के आसपास फैले अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया, व्यापारी हुए नाराज। अब समाचार विस्तार से। बालाघाट वारासोनी मार्ग पर कायदी के पास ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक 70 वर्षीय कायदी निवासी रहीम खान बताया गया है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 10 बजे जब रहीम खान अपने घर से पैदल ही चौक की तरफ जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक के ड्राइवर ने रहीम खान को टक्कर मार दी। इस हादसे में रहीम खान की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों ने वहां चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इधर विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल और नायब तहसीलदार तीर्थ प्रसाद अक्षरिया भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाइश दी। तब करीब 1 घंटे बाद चक्का जाम समाप्त हुआ। ग्रामीणों ने गांव के सामने से गुजर रहे हाईवे पर स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग भी की। जी थैंक यू। और ये 5 है, गाड़ी जाते गई तो फट डालो। अभी 2 दिन पहले एक व्यक्ति यहाँ घुस गया था रात्रि में। क्या नाम आपका? मेरा नाम ब्रज सिंह और है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं बस जस्ट मेरा पीछे में मकान लगा हुआ है। कैसी हुआ हादसा? ये सर हेलीकॉप्टर की स्पीड की तरह ट्रक चलाते हुए आ रहा था और ट्रक ड्राइवर का कहना आया कि मेरे गाड़ी में ब्रेक ही नहीं है। 70-80 की स्पीड में थी गाड़ी। 70-80 की स्पीड में गाड़ी आ रही थी, बिना ब्रेक की गाड़ी आ रही थी। और वो बुजुर्ग हमारे गांव के हैं जो रोड क्रॉस कर रहे थे, एकदम किनारे में खड़े थे, उसको कुचलते हुए चूरा करते हुए ट्रक गाड़ी वो 1 किलोमीटर आगे करीब निकल गई। कहाँ से कहाँ जा रही थी ये गाड़ी की जानकारी नहीं कहाँ से कहाँ थी। लोडिंग है, पूरी गाड़ी भरी हुई है। जो मृतक है वो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वो बस। मेरा नाम कदीर खान है। क्या नाम? कहाँ के रहने वाले आप? कायदी के। कैसे हुआ हादसा? ये हमारे पिताजी घर से चाय पीने के लिए आ रहे थे। ट्रक वाले ने बिना ब्रेक का कैसा किया, बहुत तेज स्पीड से लाया। वो साइड से चल रहे थे, साइड से मारा। इतनी स्पीड से सब लोग बता रहे। हम लोग खदान में काम करते, मैं खदान में जैसे खबर आई दौड़ते आया मैं। चाय पी के घर जा रहे थे? नहीं, आ रहे थे चाय पीने के लिए, अभी पहुंचे नहीं थे दुकान। ये तो घर है हमारे बाजू से, यहाँ से आता। मतलब डंपर की स्पीड बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा। वो खड़ा साहब डंपर रोके, गाँव वालों लड़कों ने यहाँ देखा। कब की घटना ये अभी कितने देर हो गया? आधा घंटा भी हुआ है। आधा घंटा भी 20 मिनट। हादसा हुआ, एक डंपर से एक की मौत हो गई है। क्या जानकारी आप आए हुए? अभी जैसा मेरे को टीआई साहब ने जानकारी दी कि वो सड़क से क्रॉस कर रहे थे, अचानक डंपर ने मार दिया और उनकी मृत्यु हो गई। मतलब ग्रामीण लोगों की मांग है कि यहाँ पर एक स्पीड ब्रेकर बनाया गया जिससे हादसे कम हो जाए। इसके पहले भी यहाँ पर कई हादसे हो चुके हैं। अभी नायब तहसीलदार साहब यहाँ खड़े हैं, तो टीआई साहब ने कहा है कि ग्रामवासी अपना जो है एक आवेदन बना करके दे दें, वो लेकर के आएंगे और एसडीएम साहब को दे करके कलेक्टर साहब को भेज देंगे। सर, अभी ग्रामीणों ने किस विषय पर ज्ञापन दिया है? यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है, दुर्घटना हुई है, तो उसके लिए ग्रामीणों ने ज्ञापन दिए कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर बनाया जाए ताकि दुर्घटनाएं ना हो सके। सर, कब तक बना दिया जाएगा स्पीड ब्रेकर? ये तो हम आज ही एसडीएम साहब को दे देंगे, कलेक्टर साहब को आज ही फॉरवर्ड हो जाएगा। सर, किसी मुरैना के मूल्यांकन केंद्र के अधिकारियों और शिक्षकों की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एक होनहार छात्र का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।
इस छात्र को कक्षा 12वीं का उचित परीक्षा परिणाम हासिल करने के लिए शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, जिसके चलते उससे व उसके परिवार को आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह ताज़ा मामला वार्ड नंबर 4 फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी मोहम्मद एजाज वल्द शेख फारूक रिजवान से जुड़ा है, जिन्होंने हिंदी माध्यम से इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षा दी थी। 14 मई को परीक्षा परिणाम आने पर उम्मीद के मुताबिक गणित और अंग्रेजी विषय में अंक न मिलने पर उन्होंने 15 मई को रिवैल्यूएशन, टोटलिंग और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति दिए जाने के लिए आवेदन किया, लेकिन मुरैना के मूल्यांकन केंद्र में बैठे अधिकारियों ने एजाज की उत्तर पुस्तिका न भेजकर अंग्रेजी माध्यम के किसी और विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका पहुंचाई है। सवाल यह नहीं है कि मूल्यांकन केंद्र के अधिकारियों ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। सवाल यह है कि शिक्षा विभाग में पढ़े लिखे लोग जब ऐसी गलती करेंगे तो अन्य विभाग से आखिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। आइए आपको बताते हैं मोहम्मद एजाज ने इस पूरे मामले पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो रिज़ल्ट घोषित किया गया 12th का, वो 14 मई को आया, जिसमें मेरे मैथ्स में 81 नंबर थे और इंग्लिश में 75 नंबर, जो मेरे हिसाब से बहुत ही कम थे। तो मैंने उसके लिए एक ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन जो उसकी रिपोर्ट करते रीटोटलिंग और आंसर कॉपी के लिए, वो मैंने अगले ही दिन 15 मई को की थी, जिसका रिज़ल्ट में तो नो चेंज आया। लेकिन जब उसकी आंसर कॉपी हमारे पास मैथ्स की आई तो उसमें एनवेलप के बाहर तो हमारा ही रोल नंबर था मेरा, लेकिन एनवेलप के अंदर किसी दूसरे बच्चे की कॉपी थी जिसका रोल नंबर 335 था। मेरा एक्चुअल में रोल नंबर 28 78 36 535 है, लेकिन जो मुझे कॉपी प्राप्त हुई है वो 28 78 36 335 वाले की प्राप्त हुई है। तो हम यही चाहते हैं कि माध्यम के बारे में भी कुछ बोल रहे थे। माध्यम मेरा हिंदी है, लेकिन मुझे जो कॉपी प्राप्त हुई है वो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चे किसी और की प्राप्त हो चुकी है। तो हमारा यही कहना है कि हमें हमारे साथ सही कार्रवाई हो और इसका जल्द से जल्द निराकरण हो सके। तो अभी इसकी कंप्लेंट किस चीज़ को की आपने? अभी इसकी कंप्लेंट हमने DO ऑफिस बालाघाट और अपने स्तर पर जो हमारे प्राचार्य हैं श्री दादाबाड़ी जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के, उनसे हमने संपर्क किया है और हम आगे अभी इसकी जो कंप्लेंट है वो जिला कलेक्टर बालाघाट को, और जहां कॉपी चेक होने गई थी मुरैना, हम वहां पर भी इसकी एक प्रतिलिपि भेजने वाले। वहीं मोहम्मद एजाज के पिता शेख फारूक रिजवान ने इस गलती के लिए प्रशासन को जिम्मेदार माना है। मेरे बच्चे ने 12वीं का पेपर दिया था और 12वीं में पहली से लेकर जब से KG1 से आज तक 12वीं तक उसका 90% के ऊपर ही लगभग आया है। 10th में भी उसका 89 पॉइंट समथिंग था। अभी 12वीं में उसको 84.4 मिला और इंग्लिश और गणित में बहुत कम नंबर मिले, 81 और 75। तो हमने कॉपी खुलवाया, कॉपी में अपना जब दें उसका अपना कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन कॉपी जब आई कल तो उसमें किसी और बच्चे की जो इंग्लिश मीडियम का है उसकी कॉपी आ गई। जैसे कि आपका बच्चा हिंदी का है, उन्हें इंग्लिश की कॉपी पहुंचा दी, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो है शिक्षा विभाग जो है वो सही अपने उस पर काम नहीं कर रहा? बिल्कुल मुझे बिल्कुल ये शंका है कि शायद हो सकता है मेरे बच्चे को की कॉपी जांची ही नहीं हो और इन लोगों ने अपना क्या बोलते हैं दूसरे बच्चे की कॉपी जांच के उसका नंबर डाल दिए। हो सकता है वो नंबर दिए नहीं दिए, अब वो दोनों प्रोसीजर करने में और अभी तक इसकी पूरी प्रोसीजर करने में कितना का खर्चा आया होगा और कितने का आ सकता है? देखिए जहाँ तक खर्चा है, खर्चा तो अपना जो भी है 2500 का आया है, लेकिन मानसिक जो मेरा बच्चा मानसिक रूप से जो प्रताड़ित हो रहा है, उसको जो उम्मीद थी कि मुझे 90% तक के या 90% के ऊपर मिलेंगे, वो उसको नहीं मिले और उसके जो इच्छा थी उसी हिसाब से उसको नंबर नहीं मिले। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम लवादा में आसमानी बिजली गिरने से एक 17 वर्षीय लड़की की मौत हो गई। मृतिका आरती बोपचे लवादा निवासी बताई गई है। जानकारी के अनुसार आरती 12वीं की छात्रा थी। गुरुवार को वह अपने पिता नारायण बोपचे के साथ खेत पर कृषि कार्य करने गई थी। शाम 5 बजे मौसम बिगड़ने पर, तेज हवा चलने और बारिश होने पर वह अपने पिता के साथ वापस घर आ रही थी। तभी आसमानी बिजली गिरने से आरती खेत में ही गिर गई और उसके पिता नारायण आहत हो गए। उसी दौरान आसपास के लोगों ने बेहोशी की हालत में आरती को घर लाए, फिर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तब तक आरती की मौत हो चुकी थी।
मेरा नाम महेश प्रसाद रांगडाल। रांगडाल जी, ये कौन लगती है? ये मेरे पड़ोस की है, भतीजी रहती रिश्ते में। ये जानकारी है कि खेत में गई थी बच्ची पारी लगाने, तो वहाँ से आ रहे थे, जैसा माहौल बना पानी का तो वैसे ही निकले खेत से निकले, वैसे ही क्या है मौसम कड़क गया तो लड़की वहीं पे बेहोश होके गिर गई बिजली गिरने से। क्या ये अकेली थी या कोई था साथ में? पिताजी थे। अच्छा, पहले पिता ये क्या उसी समय गई थी या पहले जा चुकी थी पापा के साथ में अपने? ये बाद में गई थी, पिताजी पहले चल गए। तो क्या है पानी वानी ले जाते थे ना खेत में, तो पानी ले जाने के लिए गई। तो सुबह जैसे मौसम बना तो वैसे जैसे मौसम बना तो वैसे घर आने के लिए आ रहे थे, तो मौसम के साथ साथ जब बिजली कड़ गई तो वो आगरा में थे कि पैदल थी? पैदल खेत। कितने बजे की बात रही होगी? सर ये 5 है ना, 5 बजे की बात। अच्छा, तो ये बता फिर क्या हुआ फिर वहाँ? बच्ची क्या जीवित थी या कहाँ पर एक्सपायर हुई बच्ची? सर वहाँ हाथ पैर में तो थोड़ा सा उसमें गर्म आंग था इसका बच्ची का, और भीमटी टाइप का ऐसे खोल के देखे तो वो चल रही थी, इसलिए हमने कहा चलो हॉस्पिटल जाएंगे। बस वही। तो हॉस्पिटल लाते लाते एक्सपायर हुई क्या? हॉस्पिटल में ही है सर, हॉस्पिटल लाए सर। वहाँ तो अब ध्यान नहीं दी कि इसलिए कि इतना गुल हो गया वहाँ पे। हमने कहा जल्दी एम्बुलेंस बुलाए, उसमें लगा तो फिर गाँव की गाड़ी बना के तत्काल यहाँ पे लाए। ये सही कोमेंद्र गौतम। सर कैसी क्या घटना हुई थी? कैसी? ये भी अस्पताल तहरीर के माध्यम से सूचना मिली थी कि एक बच्ची है जो कुमारी आरती गोपचे निवासी लवादा की, इसकी आसमानी बिजली गिरने से मृत्यु हो चुकी है। मृत अवस्था में परिजनों द्वारा यहाँ लाया गया। क्या कार्रवाई की जा रही है? इस पर हमने मर कायम कर लिए और पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। कल इसका जो PM कराकर जो परिजनों को सौंप किया जाएगा। वारासुरी क्षेत्र के ग्राम नैत्रा में पानी का टैंकर पलटने से चालक की मौत हो गई और टैंकर में दबे 3 लोग घायल हो गए। मृतक कोस्ते निवासी अभय सोनेवा ने बताया गया है। जानकारी के अनुसार अभय ट्रैक्टर में टैंकर लेकर सड़क निर्माण कार्य की ओर जा रहा था, तभी ट्रैक्टर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में चालक की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। उमेश पटेल। नहीं, मेरे को पूरी डिटेल जानकारी नहीं है। मैं जरामऊ गांव में अपनी शॉप में था, मेरे को फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हो गया है, आपका बालक नैत्रा में पड़ा हुआ है। तो मेरे कुछ परिचितों ने फ़ोन किया तो मैं उनको वहाँ से उनके जानकारी लिया। मैं घटनास्थल पर भी नहीं पहुँचा, मैं सीधे वारासुनी हॉस्पिटल आया। वहाँ पे बालक का ट्रीटमेंट कराया, वहाँ से बोले कि यहाँ नहीं हो पाएगा, बालक ले जाओ आप। मैं बालाघाट हॉस्पिटल रिफर करके आया हूँ, अभी इसका इलाज करा रहा हूँ। अच्छा, क्या जानकारी लगी आपको? कैसे एक्सीडेंट हुआ, किस तरीके? नहीं, अभी इस टाइप की मैं कोई जानकारी नहीं ले पाया। मैं तो अभी सिर्फ अपने बच्चे की केयर करने में लगा हूँ। नहीं तो फिर भी बताया तो होगा किससे गिरा, कैसे गिरा करके? नहीं, और ट्रैक्टर चल रहा था, बोले पता नहीं हाई स्पीड था। बच्चा बता रहा है कि हाई स्पीड में था ट्रैक्टर, और शायद वो एयरफोन वगैरह लगाने के लिए यानी मिस किया, उसके बाद ट्रैक्टर एम्बुलेंस हो गया उसका। ट्रैक्टर ही पलट गया? हाँ। कितने लोग बैठे थे बोलते उसमें? उसमें 4 लोग बैठे थे, तो चारों ड्राइवर सहित 4। तो कोई कैजुअलिटी तो नहीं हो, कोई हताहत तो नहीं हुआ इसमें? नहीं, ड्राइवर के साथ डेथ हो गई, ये सुना है मैंने। क्या नाम है आपका? शीशे पटेल। कहाँ रहते बेटा? खोलटोला टेकाड़ी। अच्छा, कैसे हादसा हुआ था आज आपको पता चला? जैसे ड्राइवर ने गाड़ी रेस किया वैसे हाथ छोड़ दिया हमने एयरफोन लगाने, गाड़ी सीधे एम्बुलेंस पे घुस गई। कहाँ की बात है ये नैत्रा। कौन सा नैत्रा? कटंगी नैत्रा? नहीं, लालबरा नैत्रा। तो क्या हुआ फिर? उसमें कितने लोग सवार थे उसमें? 4 लोग थे। अच्छा, किसी को कैसे कोई हताहत हुआ उसमें? हाँ, एक की डेथ हुई। किसकी? ड्राइवर की। तो कहाँ से आ रहे थे आप लोग? हम पुलिया पे पानी देने गए थे, वहीं से रिटर्न हो रहे थे। परसवाड़ा विधायक मधु भगत ने लामता कॉलेज और सतनारी जलाशय को लेकर भारतीय जनता पार्टी और उनके पदाधिकारियों की जमकर आलोचना की है। साथ ही भाजपा को दूसरे की सफलता का श्रेय लेने वाली पार्टी बताया है। लामता में कॉलेज खोले जाने और गांगुलपारा के सतनारी में बांध का निर्माण कार्य कराए जाने को लेकर की गई चर्चा के दौरान विधायक मधु भगत ने बताया कि उन्होंने लगातार 4.5 वर्ष तक विधानसभा में प्रश्न उठाए हैं और उनके सतत प्रयासों से ही लामता में कॉलेज खोले जाने की सौगात मिली है, लेकिन भाजपा के लोग उनकी इस उपलब्धि का श्रेय लेने में जुटे हुए हैं। लामता कॉलेज जो स्वीकृत हुआ है कल कैबिनेट की बैठक में, और 15 तारीख को उसकी स्वीकृति हुई थी एक मीटिंग में, जब जाकर के वो कल मंगलवार को जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें स्वीकृति दी है कि लामटा कॉलेज के साथ 39 कॉलेज इस प्रदेश के। मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि लामटा के और चांगुटोला कॉलेज के लिए निरंतर 4.5 साल से मैं निरंतर प्रयासरत था। इस पे मेरे विधानसभा क्वेश्चन है, इस पे मेरे ध्यानाकर्षण है, इस पे मेरे शून्यकाल है, इसके ऊपर हमारे क्षेत्र के दिए हुए 14 पंचायत के पत्र वहाँ समर्पित किए गए हैं, जगह के चिन्हित निशान दिया गया है,
सारी चीज़ें हमने वहाँ जा कर के जयवंत सिंह, उसमें मंत्री पहले उमा शंकर गुप्ता थे, उसके बाद पवैया जी मंत्री थे, शिवराज सिंह चौहान के पास 4 पत्र हैं। लगातार संघर्ष करने के बाद अंत में मैंने ध्यान आकर्षण लगाया। ध्यान आकर्षण के माध्यम से उन्होंने इस बात में मुझे ये जानकारी दी कि संभावनाएं क्षीण है, लेकिन निरंतर प्रयास के बावजूद उन्होंने मैंने आश्वस्त किया, चूँकि नक्सलाइट बेल्ट है तो इस कॉलेज को हम स्वीकृत करेंगे। मैंने उनको धन्यवाद दिया और निरंतर प्रयास के बाद कल मेरी जानकारी में पूरी तरह से एक पत्र के माध्यम से तो नहीं, लेकिन एक समाचार के माध्यम से जो कैबिनेट की बैठक है उसमें स्वीकृत होना बताया गया है। रहा सवाल आपने क्रेडिट लेने की बात की, जब शेर की सवारी चलती है तो सामने चूहा चलता है धोखे से, तो चूहे को ये अपने आप में वो हो जाता है कि मैं शेर को घसीट रहा हूँ। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ऐसे लालीपाप वाली घोषणाओं और उनकी जो श्रेय लेने की होड़ में मैं बात नहीं करना चाहता। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप में दम था तो 2008 से 13 तक क्या आप आलू छील रहे थे या भट्टे बेच रहे थे? आपको कम से कम इस ओर ध्यान देना था, बच्चों के भविष्य की ओर। जब हम कोई काम को करके लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की आदत में शुमार है श्रेय लेने की। प्रशासन किसी की नहीं होती, प्रशासन मध्य प्रदेश शासन संविधान की है। साथ में जलाशय को लेकर भी आप कटंगी के बस स्टैंड के आसपास फैले अतिक्रमण पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में करीब 60 अतिक्रमण बलपूर्वक हटाए गए। अतिक्रमण हटने से नाराज व्यापारियों ने शासन प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। आप लोग अगर नहीं हटाने देंगे तो फिर देखिए, आपको पहले ही नोटिस दिया जा चुका ना, नोटिस दिया जा चुका आपको कितने दिन पहले। हम खुद ही नहीं चाहते हैं हम लोग कि आपको मतलब इस तरीके से हटाए, नोटिस आपको दिया गया है पहले। आपने लगाने से पहले थोड़ी नहीं बताया था कि हम लगा रहे हैं यहाँ पर, बताया था। हमारे बाद में आए हुए लोगों को चबूतरे मिल गए पट्टे। मेरा नाम प्रशांत उमनेकर है, मैं कटंगी वार्ड नंबर 7 का पार्षद हूँ। साथ ही साथ ये सब मेरे सहयोगी भाई मित्र चाचा, ये सारे की दुकान यहाँ पे अस्थायी दखल के रूप में है, जो कि कई वर्षों से है। कम से कम मेरा मानना है 25-30 सालों से इन लोग अपनी दुकान यहाँ पे स्थापित करके रखे हुए हैं और इनसे इनका घर का गुजारा चल रहा है। साथ ही साथ ये अभी जब समस्या इनके सामने आई, इनके पास में लेटर आया, तब ये लोग सब मेरे पास आए, मुझे बताया कि भाई ऐसी ऐसी समस्या है। फिर मेरी सीएमओ से बात हुई, सीएमओ के द्वारा मुझे आश्वासन दिया नहीं गया, लेकिन ये कहा गया कि आने वाले समय में इनको दुकानें आवंटित की जाएगी, कहीं स्थान दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक दिया नहीं गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आने वाले समय में बरसात है, 1 महीने 15 दिन बाद बरसात चालू हो जाएगी, जिसके बाद में इन लोग का कहीं दुकान शिफ्ट होने का जरिया समझ में नहीं आता। साथ ही साथ इनके जो परिवार पालन पोषण का जो जरिया है वो इनका समाप्त हो जाएगा। इन लोग का ये आज कहना आया है कि अगर ये दुकान हमारी हटाते हैं तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि इनके पास ऑप्शन कोई और नहीं है। तो मेरी आज प्रशासन से यही कमाएंगे नहीं तो अपने बाल बच्चों को खिलाएंगे क्या? आपकी दुकान कहाँ पर है? रोड से कितने दूर अंदर है? बहुत दूर है। किस कारणवश हटा रहे हैं ये अतिक्रमण? अभी नहीं मालूम, कारणवश हमें भी नहीं मालूम, किस कारणवश भी नहीं मालूम। हमारे पूरा अभी कोई निर्माण नहीं है, कुछ भी निर्माण नहीं है। रोड के निर्माण कार्य को लेकर हटा रहे हैं? बोले फिर उसके बाद निर्माण कार्य तो बहुत दूरी पर है। तुम्हारी ये जो दुकान है उससे तुम्हारा परिवार चलता है क्या? हमारा उसी परिवार, हमारे यहाँ 12 सदस्यीय परिवार है हम लोगों का, जो टोटल इस धंधे पे निर्भर है। एक ही दुकान से हमारा भरण पोषण होता है। की दुकान है तुम्हारी? सैलून दुकान है, हेयर सैलून। तुम्हारी? आज कम से कम 25 से 30 वर्षों से हम लोग यहाँ बैठे। ग्राम पंचायत चिखला में भगवान गणेश जी एवं शिव पार्वती जी के नवनिर्मित मंदिर में शुक्रवार को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के लिए गुरुवार को ग्राम में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह स्वागत किया गया। आयोजित इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण उपस्थित रहे।
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ से जुड़े अधिकारी कर्मचारी गुरुवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। बताया गया है कि पिछले दिनों की गई हड़ताल के दौरान संघ के संयोजक राहुल जैन को पद से पृथक कर दिया गया था। इसी के विरोध में यहां एक दिवसीय हड़ताल की गई। को पूरा परिचय था। मैं डॉक्टर शैलेश कुमार डहरिया, जिला कार्यक्रम प्रबंधक हूँ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बालाघाट में। और संविदा कर्मचारी भी क्या है? और हमारे साथ 298 संविदा कर्मचारी जो अधिकारी। संगठन में आप कौन से पद पे हैं? मैं यहाँ संयोजक हूँ, संयोजक के पद पे हूँ। सर, आज आप लोग की कलमबंद हड़ताल है, क्या वजह से करनी पड़ रही सर आप लोग? देखिए, कलमबंद हड़ताल जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कहा गया था कि संविदा एक अभिशाप है और इसको मैं मिटाऊंगा, लेकिन पिछली बार जो कैबिनेट की बैठक हुई है, जो नीति निर्णय जो बनाए गए हैं संविदा के लिए, वो टोटल उनकी जो बात है, उनके तथ्य हैं, उनके जस्ट विरोधी हैं। हमारी जो मुख्य मांगे जो है नियमितीकरण और निष्कासित साथियों की बहाली है, और इसी को लेकर हम लोग एक दिन का कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। साथ में स्वास्थ्य विभाग से जो हमारे संयोजक हैं राहुल जैन जी को, उनको भी निष्कासन किया गया है इसी आंदोलन के बीच में ही। तो उसके विरोध में एक दिन का कलमबंद हड़ताल की गई है बालाघाट में। सर, अब क्या प्रांत व्यापी है? ये पूरी तरीके से पूरा प्रदेश व्यापी है। एक ही जिला शामिल नहीं, पूरे 51 जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अधिकारी संघ सदस्य हैं इसमें कलमबंद हड़ताल में शामिल हैं। सभी विभागों के या स्वास्थ्य विभाग की? ये केवल स्वास्थ्य विभाग का ही कलमबंद हड़ताल है। कितने अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पे? बालाघाट में 298 तकरीबन हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं जो सीधे रूप से। जनपद पंचायत बालाघाट के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत रट्टा के ग्राम सर्रा में पीएम आवास के निर्माण कार्य में लापरवाही की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई थी। इस पर वहां एक टीम भेजकर जांच करवाई जा रही है। इस संबंध में जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बम्बुरे ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर्रा करके एक ग्राम पंचायत है, वन ग्राम पंचायत है। उसमें प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत 9 हितग्राहियों का चयन हुआ था और उन्हें प्रधानमंत्री आवास की राशि जारी हुई थी। ये स्वीकृत 16-17 के सन 2016-17 की स्वीकृत है। अब मंगलवार 19 तारीख को वहाँ से जो गोंड बह गए बेचारे गरीब वनवासी लोग, वो बेचारे, इनके साथ इतनी परिस्थिति हो गई कि उनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, कि बरसात लगने वाली है, तो उनको बड़ा संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो उन्होंने हमारे कलेक्टर साहब को जनसुनवाई में गए, फिर उसके बाद जनपद आए। तो वो मामले की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने पंचायत इंस्पेक्टर फारूक जी और प्रधानमंत्री आवास के काम देखने वाले अपने शरणागत जी की एक टीम बना के उन्हें कल हमने प्रस्थान की है। वहाँ से पूरी जानकारी है। तो उसमें प्रथम दृष्टांत ये समझ में आता है कि 2016-17 में मकान बनाने के लिए राशि दी गई, लेकिन आज 2018 का छठवां महीना छठवां महीना चालू हो गया है। लगभग 1 साल में 300 स्क्वायर फीट का मकान नहीं बना पाए। और उसमें एक बात और निकल के आई है कि ये मकान ठेकेदारों के द्वारा बनवाया जा रहा था। हितग्राही को बहला फुसला कर उनका पैसा ले लिया गया और ठेकेदार को दिला दिया गया। इसमें षड्यंत्र के तहत वो गरीबों को ठगा गया। और प्रधानमंत्री आवास जो नरेंद्र मोदी जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जो गरीबों को घर बना के देने के लिए, उसका पूरा शोषण किया गया। तो उसमें जिम्मेदारी और कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव और ग्राम रोजगार सहायक जो मॉनिटरिंग करते हैं, उन्होंने कभी इस बात की सूचना। वहीं प्रभारी खंड पंचायत अधिकारी शेख फारूक रिजवान का कहना है कि संबंधितों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। ये मामला ये है कि वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2016-17 में 9 लोगों का मकान सैंक्शन हुआ है, जिसमें से अपना क्या बोलते हैं 2 लोगों का अपना स्लैब रह गया, बाकी लोगों के मकान छत पूरे हो गए, खिड़की दरवाजे नहीं लगे। वहाँ के हितग्राही बेचारे गोंड और बैगा समाज के उनने अपना अनिल बिसेन, जो पहले शायद वो सोनेवानी के ही रहने वाले थे, और एक सुनील बिसेन सोनेवानी के ही रहने वाले, इनको अपना क्या बोलते मकान बनाने का ठेका दिया और करीब 1,15,000 रुपया इन्हें दे दिया।
हम लोग जब भी विजिट में गए, हमने जब भी इनसे पूछा तो हमें कुछ उन्होंने नहीं बताया। इसके पहले भी हम कंबल बांटने भी गए थे, हमारे अधिकारी, पूरी अधिकारी टीम थी। जब भी किसी ने कुछ नहीं बताया कि उस व्यक्ति ने कि भाई उस व्यक्ति को हमने पैसा दिया या किया, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास का जो नियम है, हितग्राही के खाते में पैसे आए और हितग्राही ही ने उनको पैसा दिया। तो क्या जांच में पाया सर आपने? जांच में ये पाया कि ठेकेदार ने काम किया है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं। कुछ कमी जैसे उसने अपना क्या बोलते प्लास्टर तीन स्थान का छोड़ दिया है, बाहर के तरफ, अंदर का प्लास्टर नहीं है, फ्लोरिंग नहीं है और खिड़की दरवाजे नहीं है। ये चीज़ अपना कमी है, उसको नोटिस यहाँ से जारी किया जा रहा है। यदि अगर मान लीजिए वो जवाब नहीं देते तो उसके विरुद्ध फिर कार्रवाई अपन जनपद से प्रस्तावित करेंगे। सर, इस मामले में जन सुनवाई में शिकायत भी हुई है कि जन सुनवाई में रोजगार सहायक सचिव वगैरह से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का शैक्षणिक स्तर जानने के लिए उनका बेसलाइन टेस्ट लिया जा रहा है। यहाँ टेस्ट 25 से 30 जून तक लिया जाएगा। इस टेस्ट के लिए प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठकों को बीआरसी कार्यालय में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें विषय वस्तु की बारीकियां समझाई जा रही है। सुनो, उसका रीजन ये है कि जिसमें ज्यादा बच्चे जिसको मिलेंगे वो स्कूल खोलेगा। आप में कहीं ना कहीं कमजोरी है, इसलिए बच्चा वहां जा रहा है, उसकी मांग ज्यादा है, इसलिए वो ज्यादा खुले। मैं तो कह रहा हूँ ना, हाई स्कूल में खोलिए। हाई स्कूल नहीं चल रहे हैं प्राइवेट वालों का, हायर सेकेंडरी नहीं चल पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हमारे हायर सेकेंडरी हाई स्कूल बहुत अच्छी तरीके, बहुत अच्छे एजुकेशन के आता है। तो कुल मिलाकर अपने को बच्चे की क्वालिटी को इतनी अच्छी कर देना पड़ेगा कि वो खुद ही 50% हो जाता है कि ये स्कूल बहुत शानदार है। चाहिए अभी है इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेने के लिए जुगाड़ लगाना पड़ता है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जो स्कूल शिक्षा विभाग है हमारा और आरएसके राज्य शिक्षा केंद्र है, 25 तारीख से 30 तारीख तक जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में आ रहे हैं, उन समस्त बच्चों का बेसलाइन टेस्ट लिया जाना है। और इस बेसलाइन टेस्ट के माध्यम से बच्चों का स्तर तय होगा और स्तर के अनुसार फिर बच्चों को स्तर बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इसलिए इसी के तहत हमने समस्त हमारे विकासखंड के 280 स्कूल हैं, जिसमें 73 माध्यमिक शाला, 207 प्राथमिक शाला, इनके प्रधान पाठकों का 1 दिवसीय प्रशिक्षण यहाँ हमने आयोजित किया है। चूँकि समय कम था और यह कार्यक्रम तत्काल कराना था, तो हम एक दिन में 4 JSK के शिक्षकों को हमने बुलाए हैं और दूसरे दिन कल 4 JSK के शिक्षकों को हम बुला रहे हैं। इस तरह से 280 स्कूल को हम 2 दिन के अंदर यानी कल तक इसका प्रशिक्षण देकर इसका जो मटेरियल है वो भी उपलब्ध करा रहे हैं। और क्या क्या बताया जा रहा है प्रशिक्षण? इसमें हर बच्चे को बुलाकर 25 तारीख से 30 तारीख तक का समय है। हर बच्चे को बुला करके उसका बेसलाइन टेस्ट लिया जाएगा कि बच्चे की क्षमता क्या है, उसका स्तर क्या है, और बाद में फिर एंडलाइन टेस्ट होगा और फिर उसके स्तर के अनुसार उसको शिक्षा दी जाएगी। इससे ऐसे बच्चे हमको कमज़ोर बच्चे निकल कर बाहर आएंगे, तो इन कमज़ोर बच्चों का जो स्तर आएगा उसका अलग समूह बनेगा और उसमें क्लास के आधार पर नहीं, तीसरी से लेकर 5वीं तक के समस्त बच्चों को एक ही साथ में शिक्षा दी जाएगी। इसलिए यह टेस्ट लिया। सर्वेयर के समान वेतनमान दिए जाने की एक सूत्रीय मांग को लेकर कृषि विस्तार अधिकारियों की हड़ताल गुरुवार को 25वें दिन भी जारी रही। काली पुतली चौक के पास उद्यान में बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री हमेशा झूठा आश्वासन देते हैं, लेकिन इस बार कोई भी सार्थक परिणाम आने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आवाज दो, आवाज दो। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हर जोर जुर्म की टक्कर। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। मुकेश कुमार जुजार, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ का प्रांतीय प्रतिनिधि हूँ। और जो है हमारी जो हड़ताल है ये 28 तारीख से एक सूत्री सर्वेयर के समान वेतनमान, मतलब जो सर्वेयर जो हमारे साथ में थे उनका सरकार ने जो है कि वेतनमान जो है वो कृषि विकास अधिकारी जो कि हमारा पदोन्नति स्थान है वहाँ पे कर दिए थे, उसी के समान हम लोग भी जो है वहीं उसकी मांग कर रहे हैं, क्योंकि हम भी पदोन्नत होकर उसी स्थान पे जाते हैं कृषि विकास अधिकारी पे।
और उसका जो है हमको जो है हमने उस निर्णय को कोर्ट से जीता है और कोर्ट की शासन जो है कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए हमें अपना अधिकार नहीं दे रही है, उसी की संघर्ष जारी है और वो ये जो हड़ताल है वो अनिश्चितकालीन रहेगी। अभी तक सरकार के द्वारा तो कोई भी जो है पहल नहीं की गई है और सीएम साहब का यही कहना है कि पहले आप हड़ताल वापस लो तभी बात करेंगे, लेकिन हम पिछले साल जो है ये गलती कर चुके हैं कि हमने अपने उनके आश्वासन पर हड़ताल को वापस ले लिए थे और हड़ताल को वापस लेने के बाद में उनके आश्वासन पर उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट मंत्री श्री रामपाल जी के कहे अनुसार जो है 3 महीने में वो आपका अधिकार मिल जाएगा, ऐसा करके गुमराह किया गया और वो 13 महीने बीत गए तब भी कुछ नहीं हुआ। इसके लिए भी हमारी प्रांतीय बॉडियों ने पहल की, लेकिन आखिर में थकने के बाद में हमारी प्रांतीय बॉडी ने इस हड़ताल को लागू करने के लिए जो है आह्वान की है और हम जो है समय पूर्व जब मौसम के पूर्व ही हम हड़ताल पे बैठ गए थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गुरुवार 21 जून को जिले भर में योग एवं प्राणायाम के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर में योग एवं प्राणायाम का मुख्य कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित किया गया था, जहां शासन प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी कर्मचारी, विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं, शासकीय व निजी स्कूलों के शिक्षकगण, छात्र छात्राएं और आम नागरिक भारी संख्या में उपस्थित रहे, जहां सामूहिक रूप से उन्होंने योगा की विधाएं जानकर एक साथ योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एलईडी स्क्रीन पर देश की जनता के नाम संदेश दिखाया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से योगा को अपनाने व अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। ये पहला ऐसा प्रस्ताव था जिसको दुनिया के सर्वाधिक देशों ने को स्पॉन्सर किया। आज विश्व का हर नागरिक, विश्व का हर देश योग को अपना मानने लगा। अपनी विरासत पर गर्व करना शुरू करें। जो काल बाह्य है उसे छोड़ दें और वो टिकता भी नहीं है, लेकिन जो समय के अनुकूल है, आज दुनिया की सबसे पावरफुल यूनिफाइंग फोर्स में से एक बन गया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं about 1.6 million people lose the fight against diabetes. The way to lead a calm. बैठने के लिए और लाइन को एक बार सीधा बना ले पूरा, जैसे आसन में आराम से बैठ जाए। प्रार्थना के लिए धीरे से आंखें खोलिए, हाथों को वापस झुकाने का अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए सिर को दाईं तरफ झुकाएं। श्वास भरते हुए सिर को वापस लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे लाएं। अब श्वास भरते हुए छोड़ते हुए हाथों को वापस ले आएं। विश्राम करें। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर को बाईं तरफ घुमाएं। श्वास भरते हुए सीधा हो जाए और बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और एक बार ताड़ासन की अंतिम स्थिति है। एड़ियों को वापस ले आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को भी सामान्य स्थिति में ले आइए। विश्राम करें। हुए धीरे धीरे आगे झुके। जिन लोगों को कमर में दर्द है वो इस आसन को सावधानी पूर्वक करें। कमर को खींचने का प्रयास करें। श्वास छोड़िए और सामान्य श्वास के साथ आसन की अंतिम स्थिति में बने रहे। अर्ध उष्ट्रासन।
उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा को संपूर्ण विश्व में पहुंचाया है और उनके प्रयास के चलते संपूर्ण विश्व में एक साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य ये है कि हमारे पूरे भारत के रहने वाले पूरे लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और जो भी काम करे वो अच्छा करे। जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने हैं, उन्होंने जैसे सर्वांगीण विकास करने का जो प्रयास किया है, उसमें सबसे बड़ी मतलब उन्होंने ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसमें सारे देशों ने माना और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 21 जून को ये जो कार्यक्रम संपन्न होता है और लगातार 4 वर्ष हो चुके हैं और अपने बालाघाट में भी यहाँ पर आज योग दिवस का कार्यक्रम संपन्न हुआ है और इसी तहत यहाँ पे सारे लोग उपस्थित हैं और उन्होंने हमको संदेश दिया है कि आप अपने रोज दैनिक जीवन में योग को अपनाएं और स्वस्थ रहें, क्योंकि जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो कोई भी काम करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है स्वस्थ रहना और मैं सभी हमारे जिलेवासियों को कहूँगी कि ये योग दिवस जो नियमित वो है तो है, लेकिन जो नहीं है उन्होंने नियमित रहना चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे और अपना भविष्य। वहीं अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम ने कहा कि भारत ही योगा का जन्मदाता है, इसलिए प्रत्येक लोगों को अपने दैनिक जीवन में योगा को शामिल करना चाहिए। आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मनाया जा रहा है। इसमें अभी अपने यहाँ की कार्यक्रम आयोजित की गई थी बालाघाट में और इसमें संदेश ये है कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने मन बुद्धि के लिए योग आवश्यक है और भारत ही योग का जन्मदाता है, जिसको पूरे विश्व में सराहा है। इससे विश्व के अनेक देश योग का अभ्यास कर रहे हैं। मैं सभी मानव जाति को संदेश देना चाहता हूँ कि ये योग के द्वारा और मन, मस्तिष्क और शारीरिक समृद्धि के लिए सभी इसका उपयोग करें। इसी तरह नगर के पीजी कॉलेज में भी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया, जिसमें कॉलेज के सभी प्रोफेसर, कॉलेज प्रबंधन व यहाँ अध्ययन करने वाले विद्यार्थी इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल हुए, जिन्होंने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। यह भुजंग आसन है। यह आसन तनाव के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम है। यह पीठ दर्द तथा श्वास में लेट जाएं, टांगें आपस में जोड़ लें, थोड़ी को घूमट कर रखें, दोनों हाथ शरीर के किनारे ऐसे रखें। कांग्रेस पार्टी में बाहरी व्यक्ति को टिकट नहीं दी जाएगी, इस बात की पुष्टि करते हुए युवा कांग्रेसी नेता अनुराग चतुर्मोता ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया से मुलाकात कर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। युवा कांग्रेसी अनुराग चतुर्मोता ने यह भी स्पष्ट किया है कि बालाघाट आगमन के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया ने दावेदारी व बाहरी प्रवेश को लेकर लगभग सहमति जताई है। इन दोनों ही मुद्दों पर की गई चर्चा के दौरान युवा कांग्रेसी अनुराग चतुर्मोता ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। बालाघाट का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया जी का कल बालाघाट आगमन हुआ और उन्होंने कार्यकर्ताओं से 1-to-1 बात की। हमारे द्वारा भी बालाघाट विधानसभा में लगातार विगत 9 से 10 वर्षों से संघर्ष किया जा रहा है। हर छोटे बड़े मुद्दों पर बालाघाट के आवाम के लिए, युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए हमारे द्वारा कई आंदोलन किए गए। इसी तारतम्य में कल बावरिया जी से ये पूरी बात की गई और मेरे द्वारा अपनी दावेदारी प्रस्तुत की गई कि मैं बालाघाट विधानसभा 2018 का चुनाव कांग्रेस की ओर से लड़ने का इच्छुक हूँ। यदि पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं पूर्ण रूप से और पूरे दमखम के साथ बालाघाट विधानसभा से कांग्रेस की दावेदारी प्रस्तुत करते हुए यदि मुझे टिकट दी जाती है और माननीय राहुल गांधी जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय दीपक बावरिया जी अगर मुझ पर विश्वास जताते हैं तो मैं एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ूंगा। और साथ ही साथ एक दूसरे मुद्दे पर हमारे द्वारा ये बात की गई कि कुछ लोग हैं जो हल्ला फहरा रहे हैं कि बालाघाट में किसी बाहरी दल के नेताओं का आगमन होने की संभावना बन रही है। तो इसको लेकर सिरे से बावरिया जी से बात हुई और पूरे लालबर्रा से लेकर बालाघाट तक के कांग्रेसियों द्वारा
इसका घोर विरोध करते हुए कहा गया कि अगर कांग्रेस में ऐसे लोगों का समावेश किया जाता है तो कांग्रेस पूरी तरीके से टूट जाएगी, बिखर जाएगी, जिसका बहुत बड़ा भुगतान हम सभी को भुगतना पड़ेगा। इस तारतम्य में दीपक बाबरिया जी ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं। वाराणसी में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया गया। यहाँ के रानी अवंतीबाई स्टेडियम में विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हीरालाल ताम्रकार, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अन्य गणमान्य नागरिक शामिल हुए। प्रधानमंत्री के उद्बोधन का प्रसारण के बाद सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया गया। स्थिति में ले आए। यह अर्ध हलासन की पूर्ण स्थिति है। इस अवस्था में शरीर टांगों को नीचे भूमि की ओर ले आए। अपनी बाहें निकालें। ऊर्ध्वमुखी या पीठ के बल लेटकर की जाने वाली मुद्राओं की ओर। सेतुबंध का अर्थ है पूर्ण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास प्रश्वास करते हुए इस अवस्था में कुछ देर बने रहें। श्वास छोड़ते हुए शरीर की स्थिति खेतों की जुताई करने वाले भारतीय हल की अर्ध आकृति जैसी हो जाती है। फिर एक गहरी सांस लें, धीरे धीरे बाहर निकालें और विश्राम लें। गहरी सांस लेनी चाहिए। अब 2 चक्र और करें। FMCG में यदि उन्होंने कोई काम किया हो तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। सब लोग साड़ी में और चित्रकला प्रतियोगिता में वाराणसी के उत्कृष्ट विद्यालय में 21 जून को भाजपा नेता संजय सिंह मशानी द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में अनेक कंपनी के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, वहीं बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने पंजीयन कराया। सभी अपना रिजल्ट देखते जाएंगे कि कौन कौन सेलेक्ट हुआ है और खाने की व्यवस्था। बहुत ही अच्छा काम है। बेरोजगार आए दिन जितने भी बच्चों के यहाँ पर पंजीयन हो चुके हैं, इन युवाओं के जीवन में जो अंधकार आ गया है, उस अंधकार को दूर करना हम सबका कर्तव्य है। ये मेरा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, हम सबका है। ये कार्य आपका भी है। हम लोग सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, समाज कहता है कि कुछ प्रयास तो ऐसे करो जो समाज में कहीं ना कहीं वृक्षारोपण करे। तो हम ऐसे ही बेरोजगारी के अंधकार को मिटाकर रोजगार के साधन उपलब्ध करा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को हम अपने कैंपस में ला रहे हैं, हमारे टाउन में ला रहे हैं और एक ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जीवन में एक अंधकार से हट के एक रोशनी का उजाला आए, इनके जीवन एक महके और जो उड़ान वो चाहते थे वो उड़ान उनके जीवन में आए। भैया कुल कितनी कंपनी आई है और कुल कितने बच्चों का टारगेट है आज के शिविर में? यहाँ 300 बच्चों को उन्होंने लेना है, डायरेक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ ये डायरेक्ट है, यहाँ पे कोई ट्रेनिंग नहीं होगी। इसमें पंजीयन होगा, पंजीयन के बाद रिटर्न होगा, रिटर्न के बाद उनके इंटरव्यू चालू है। इंटरव्यू के बाद उनको बता दिया जाएगा कौन कौन बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। जो कंपनी सिलेक्ट करेंगी वो बच्चे उनको कॉल लेटर, वो कंपनियाँ उनको कॉल लेटर देंगी और जो वहाँ पे उनको 15 दिन या हफ्ते भर में जब भी ज्वाइन करना है वो समय देंगी। वहाँ जाके उनको डायरेक्ट ज्वाइन करना है। उसके पैकेज भी 10,000 से 17,000 तक के है। ये स्टार्टअप है। जैसे जैसे वो काम करेंगे 6 महीने बाद उसके पैकेज बढ़ेंगे। अभी तो ये शुरुआत है। हमने अभी कितनी कंपनी लाई, SR ग्रुप पर जितनी कंपनी आई आपने देखा है, कई ग्रुप आए हैं। उस वाराणसी क्षेत्र में किसानों को बीज नहीं मिलने से किसान बहुत परेशान है। परेशानी से जूझ रहे किसानों ने गुरुवार को कांग्रेसी नेता लोमहर्ष बिसेन के नेतृत्व में SDM को एक ज्ञापन सौंपा। जानकारी के अनुसार गुरुवार को किसानों को बीज नहीं मिलने से उनकी कृषि विभाग के अधिकारियों से कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद यह ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया है कि कृषि उपसंचालक राजेश त्रिपाठी से विवाद होने पर कांग्रेसी नेता बिसेन द्वारा किसानों को शांत कराया गया।
ये है व्यवस्था अब अच्छे से बनी रहे, सबको सही सलामत सही तरीके से मिल जाए, है ना? जो कि एक देखिए व्यवस्था ये है कि जो किसान मित्र यहाँ आए हैं और उनके गांव के अगर किसान हैं, ठीक है ना, तो वो एक साइड में हो जाएंगे। तो पहले किसान मित्रों को थोक में दिलवा देता हूँ या पहले उनको एक साइड में कर देता हूँ, फिर जो किसान बचे हैं सुन लो पहले, ठीक है ना, बोली जो ये किसान मित्र हैं ये एक साइड में अपने किसानों को लेकर चले जाएंगे, ठीक है ना। आपका कितना बीज की ज़रूरत है ये लिख लेंगे, आप इनको लिखवा दीजिए, जितना चाहिए इनके नाम पे मैं बीज दे दूंगा, ठीक है ना। जितने किसान मित्र पहले आए हैं उनके किसान अपने अपने किसान मित्रों को लिखवा दे बीज, ठीक है ना। जो किसान बचे हैं चालू पहले किसानों को वितरण करा दूंगा, फिर उसके बाद किसान मित्रों को वितरण। जैसे सर आज जो किसान यहाँ आया वो तो अभी ले जा रहे हैं, और जो मान लो गाँव में नहीं आया उसका। मैं इस संबंध में यहाँ पहुँचा कि कुछ मेरे गांव के लोग और सभी आसपास के गांव के लोग और मेरे कृषक बंधु यहाँ पर पहुँचे थे वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के कार्यालय में। वहाँ पर बीज वितरण होना था जो पिछले 2 दिनों से हो रहा था, लेकिन आज अचानक सभी ग्राम के लोग पहुँचे और सुबह से अभी तक बीज वितरण नहीं हुआ है। इसके संदर्भ में ये तकलीफ़ें किसानों को आ रही थी, इसलिए हम यहाँ पहुँचे और एसडीएम को ज्ञापन दिया। एसडीएम साहब का कहना यह है कि भले ही रात के 10 बज जाए बीज वितरण आज ही कराएंगे, और बीज वितरण नहीं हुआ तो किसान वापस नहीं जाएगा। मरीजों को अस्पताल पहुंचाने की सुविधा के लिए जिला अस्पताल को एक और एएलएस एम्बुलेंस शासन द्वारा प्रदान की गई है। इस एम्बुलेंस का शुभारंभ गुरुवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे द्वारा किया गया। के अंदर अपना मॉनिटर लगा हुआ है। अब इसका मॉनिटर जब आएगा तो फिर वो यहाँ से फिक्स होगा। ऑक्सीजन वगैरह सब है, ऑक्सीजन वगैरह सब है। अभी जो अपना ओल्ड डीएलएस की जो भी डिवाइस है वो सब इसके अंदर। चलो हमारे यहाँ जो 108 चल रही हैं 2 प्रकार की हैं। एक होती है बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली, एक होती है एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली। बेसिक लाइफ सपोर्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ में एक अटेंडेंट होता है और उसके साथ में समस्त आवश्यक इमरजेंसी दवाइयाँ होती हैं जिनको देख के जो मरीज को शिफ्ट करता है तो चलता है। लेकिन एडवांस लाइफ सपोर्ट में हमारे इसमें एक कार्डियक मॉनिटर होता है और साथ में वेंटिलेटर होता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये उच्च सुविधाओं वाली गाड़ी है जिसमें कि किसी पता लगा किसी मरीज की को कार्डियक प्रॉब्लम है, उसको हार्ट अटैक आया हुआ है अथवा वो सांस संबंधी को प्रॉब्लम है, तो उसमें वेंटिलेटर की भी सुविधा रहेगी। तो इस प्रकार से ये जो एएलएस है ये एक एडवांस लाइफ सपोर्ट गाड़ी जो है ये मरीजों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। सर जिले में और मिल सकती है गाड़ियाँ एएलएस की? अभी हमारे यहाँ पास में एएलएस जो है केवल बालाघाट में 2 उपलब्ध हैं और बाकी हर ब्लॉक में हमारे पास में बीएलएस है, बेसिक लाइफ सपोर्ट वाली गाड़ी। जिले में फैल रही किडनी चोर की अफवाह के चलते लालबर्रा में पुलिस द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लालबर्रा के थाना प्रभारी वीके विश्वकर्मा और बीएमओ टीसी मेश्राम ने अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही। के अंदर पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी तो जो भी आपकी शंका समाधान है वो दूर हो जाएगा, लेकिन कृपया करके कानून अपने हाथ में मत लो, ज़बरदस्ती किसी के साथ मारपीट मत करो। यदि ज़बरदस्ती की कानून हाथ में लेके किसी के साथ मारपीट होगी तो फिर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, मुकदमा कायम होगा। ऐसा करना चाहिए क्या? 10-15 दिन से इतनी अफवाह चल रही है किडनी चोरी की, कभी एक भी किडनी चोरी किसी की गई है? सुनाई दिया कहीं? सिर्फ अफवाह है, कहीं किसी की कोई किडनी चोरी नहीं हुई है। पूरे ज़िले में क्या आसपास के ज़िलों में भी नहीं हुई। ये किसी की बातों में नहीं आना है। वैसे किसी की किडनी नहीं निकाल लेता, यहाँ के एक डॉक्टर नहीं निकाल पाएंगे किडनी, आप बड़ी जगह में ही निकाले जाते हैं।
में आई। ये सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, कहीं सब अफवाह चल रही है। तो सीधे हमको बताइए, अपने को किडनी चोर के नाम से किसी को मारना नहीं, और दूसरी चीज़ इस भ्रम को भी हटाना है कि यहाँ पर कोई किडनी चोर है। बिल्कुल नहीं है कोई किडनी चोर, ये सब अफवाहें चल रही हैं। और अफवाहों के कारण क्या होता है, कुछ लोग अफवाह फैलाते हैं, ज़बरदस्ती में माहौल ख़राब होता है, दंगा फसाद होता है। सिर्फ आप लोगों को मालूम है, आपके पति बच्चों को जानकारी नहीं है, तो उनको भी बताना है कि कहीं कोई किडनी चोर गिरोह नहीं है। आप लोगों को जो बताता है, जैसे सरपंच जी ने बताया अभी कि भाई फलानी जगह पे ऐसा हो रहा है, यहाँ वालों को बच्चों को मार देते हैं, ऐसा कहीं नहीं है, कुछ ना ऐसा कुछ होगा। ऐसी अफवाहें जो उड़ा रहे हैं इन लोगों की रिपोर्ट करो। दूसरी बात, खुद की तरफ से ऐसी अफवाह मत किसी को बताओ कि हमको तो फलाने ने बताया है कि वहाँ पे ऐसा हुआ है, जब तक कि अपने को खुद को नहीं पता है कि वास्तव में ऐसा हुआ कि नहीं। हमने खुद देखे तो नहीं जाके। फोटो इंडिया की फोटो है ही नहीं है, उसको अच्छे से देखना। वो चीन और जापान टाइप के लोग समझ में आ रहे हैं। वहाँ किसी प्रकार की कोई घटना हुई होगी, कोई सड़ी गली लाश मिली है, उसकी फ़ोटो वो निकाल के उसमें लगा दिए हैं। और कहीं कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा वाली फ़ोटो, ऐसी 3-4 फ़ोटो को मिलाकर वो लिख दे रहे हैं कि पुलिस ने जो है 40-50 लोगों को पकड़ी है और इनने मारपीट, इनने कबूल करें कि हम किडनी चुरा रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कहीं। वो फ़ोटो को अच्छे से देखो, वो फ़ोटो जो आप देखोगे अच्छे से, वो इंडिया की फ़ोटो ही नहीं है। पांडरवानी में महिलाओं और पुरुषों जनसंवाद रखा गया था किडनी चोर गिरोह के संबंध में, जो अफवाह चल रही है। इसमें उदासी टोला, लाल वर्रा, रामजी टोला, पांडरवानी, इन सभी गांवों के लोग उपस्थित हुए थे, जिसमें महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा थी और पुरुष। सर क्या क्या उनको निर्देश दिए गए आज? उनको बताया गया है कि किडनी चोर की सिर्फ अफवाह चल रही हैं पूरे क्षेत्र में, ज़िले में कहीं कोई किडनी चोर गिरोह नहीं है। तो रास्ते में आने जाने वाले किसी के साथ मारपीट ना करेंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो जैसे है कि अभी तक ऐसी कोई सिर्फ अफवाह ही है, कोई घटना घटित नहीं है। सर जैसे कि मोबाइल से ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहे हैं, व्हाट्सएप से वायरल हो रहे हैं, फेसबुक से वायरल हो रहे हैं, इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाना है? सर आज मोबाइल या व्हाट्सएप पे यदि वायरल होंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये पूर्ण रूप में असत्य बात है, गलत बात है, क्योंकि किडनी सामान्य प्रतिक्रिया से नहीं निकाली जा सकती। इसकी प्रोसीजर, निकालने की प्रोसीजर लंबी होती है, जिसके लिए इसका VIP डॉक्टर जो होता है वो हम लोग जैसे MBBS डॉक्टर, MBBS के बाद MS भी नहीं निकाल सकता। MS के बाद होता है MCH। तो MCH वाले डॉक्टर वो भी उसी यूरोलॉजी में होना चाहिए जिसमें किडनी से संबंधित हो। तो इस टाइप के डॉक्टर इस इलाके में उस टाइप के डॉक्टर, इस भूभाग में उस टाइप के डॉक्टर कहीं भी नहीं। जो डॉक्टर है वो महाकौशल के नागपुर में है, इसको ले जाता भाईपुर में है, विदर्भ के नागपुर में, या महाकौशल के जबलपुर में है। सर अपने कितने डॉक्टर होंगे मिनिमम? अपने जिले भर में कितने डॉक्टर होंगे? जिले भर में इस टाइप का MCH वाला कोई डॉक्टर नहीं। जिले के बाहर जो डॉक्टर है, तो पूरे नागपुर में अगर वो इस टाइप के डॉक्टर को देखा जाए, यूरोलॉजिस्ट के 5 से 7 होंगे। जबलपुर में अगर देखा जाए तो यूरोलॉजिस्ट 2-3 होंगे। तो उस टाइप के डॉक्टर अगर सम्मिलित होकर कहीं काम करते हैं तो डकैत हो नहीं सकता, क्योंकि वो डकैत होगा वो सामान्य नहीं, कोई खतरनाक टाइप का भी हो सकता है या सामान्य भी हो सकता है। परंतु जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टर VIP डॉक्टर होता है, जिसका एक दिन का ही अगर उसकी प्रैक्टिस में लिया जाए किडनी ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए भी, तो उस डॉक्टर को एक ही किडनी के ट्रांसप्लांटेशन गिरोह की बात की जाती है। उस गिरोह में 5 तो डॉक्टर रहें, तब ये हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम ध्वज वंदन कर ध्वजारोहण के पश्चात प्रार्थना की गई। दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनाया गया, जिसके बाद भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्रीमती अनीता अग्रवाल, तहसीलदार DS मरावी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी गायत्री कुमार सारथी, लालबर्रा महाविद्यालय प्राचार्य श्रीमती प्रीति वासनिक, उत्कृष्ट विद्यालय प्रभारी प्राचार्य सुश्री रश्मि झा की उपस्थिति में डॉक्टर निश्चल दास के द्वारा कपाल भारती, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम व सांभवी मुद्रा में ध्यान सहित अन्य 21 प्रकार के योगासन करवाए गए। योग करने से मन, बुद्धि व आत्मा के संतुलन के साथ शारीरिक व मानसिक विकास होता है, इसलिए उपस्थित जनों ने बड़े उत्साह के साथ योगासन किया। योगाभ्यास के पश्चात समस्त कॉलेज स्टाफ, उत्कृष्ट स्कूल, माध्यमिक शाला व बेसिक शाला के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रतिदिन योग करने की शपथ ली।
one of the biggest mass movements in the quest for good health and well-being. Friends, from Tokyo to Toronto, from Stockholm to Sao Paulo, yoga has become over the last 3 years. Many individuals are teaching yoga. New institutions are being set up, and even technology is connecting people to yoga. I urge you all to build on this momentum. 27 बार 30 बार श्वास और प्रश्वास के साथ उदर चालन को निरीक्षण करते हुए शवासन में विश्राम करें। तनाव को दूर करने में बहुत लाभदायक आसन है। अब धीरे से बाएं ओर करवट लीजिए और उठकर बैठ जाए। अब दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए धीरे से, बाईं नासिका से श्वास छोड़। ये अनुलोम विलोम का एक चक्र है। ऐसे ही 3 चक्रों का पुनरावर्तन करें। अपनी श्वास धीमी, गहरी और लयबद्ध। लेट द ब्रीथ डीप, controlled and regulated breathing. अनुलोम विलोम प्राणायाम एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। बाईं नाक सामने लाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटनों को मोड़ें और बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं और एक बार श्वास छोड़ते हुए पुनः बैठने की स्थिति में आए। श्वास भरते हुए पहले जैसी स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आइए और विश्राम कीजिए। अब हम योगासनों का अभ्यास करेंगे। नाउ वी प्रैक्टिस योगासन। धीरे से आंखें खोलिए, हाथों को वापस ले आइए। अब चालन क्रियाओं के अभ्यास के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। लालबरा क्षेत्र में सड़कों की हालत काफी खराब है। यहाँ सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदारों पर शासन के कोई नियम कानून लागू नहीं होते, ऐसा माना जा रहा है। आज हम बात कर रहे हैं मानपुर मोहगांव सड़क मार्ग की। इस सड़क निर्माण कार्य इतनी धीमी गति से चल रहा है कि क्षेत्र में 20 से 25 गांव के लोगों को बरसात के दिनों में काफी परेशानी हो सकती है। ग्रामीणों ने कार्य की गति बढ़ाए जाने की मांग की है।
धन्यवाद। कहाँ रहते हो आप? मोगा रहते। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो रोड से जो आप डेली आना जाना करते हैं, क्या समस्या आ रही है आपको रोड में? ये बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, हमारी गाड़ी फिसल जाती है, कई बार हम गिर जाते हैं ऐसे ऐसे गड्ढे, और इतना पानी भर जाता है कि गड्ढा समझ नहीं आता कि गड्ढा है या रोड है। कितने सालों से बन रही रोड को? लगभग 5 साल तो हो गए रोड बनती आ रही है, बनी रही है। कितनी बनी है? लगभग अभी तो 25% ही बनी नहीं है वो। कितने किलोमीटर होंगे यहाँ से मोगा लाल बाजार से? लगभग 14-15 किलोमीटर। तो क्या चाहते हो आप? रोड बन रहा है, अच्छी फ्रेश हो जाए ताकि आने जाने में किसी को परेशानी ना हो, और जो हमारा सफ़र है ये अच्छा से हो सके। और बारिश में और आने वाला है बारिश, और अभी आने वाली बारिश है, और इस बारिश में अगर रोड नहीं बनी तो हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। हम आना जाना लाल बाजार। तो ऐसा है कि रोड का काम तो मेरी खारी से जो मानपुर से मोगा रोड का काम है पूरा। फिलहाल में अपन खारी से लेके चलते हैं। खारी से इनने पिछले यानी दिसंबर के महीने से काम, दिसंबर भी क्यों अक्टूबर के महीने से काम चालू चलेगा, तो जिसमें इनने यहाँ पर 6 महीने लगा दिए। उसके बाद बेलगांव में चालू करे तो वहाँ आधा बना है, आधा छोड़ के चले गए। और उसके बाद जो इन्होंने मुरूम डाले हैं, मुरूम डाले तो उसमें बेलन नहीं चलवाए, जिससे कारण गर्मी भर पूरा धूल के गुब्बारों से मुझे खुद खांसी की शिकायत हो चुकी थी। सर्दी नहीं, जैसे मुरूम डली रोड के किनारे, तो क्या पूरी रोड में डली मुरूम? क्या एक सब सीसी रोड है, 1 किलोमीटर सीसी रोड है यहाँ से लेकर खारी के चौक तक। तो उसमें मुरूम डाली गई, वो भी बहुत कहने के बाद डाली गई। मुरूम डाली गई तो उसे बेलन नहीं चलाया गया है, और मुरूम भी मेरे ख्याल मुरूम की क्वालिटी भी बहुत घटिया किस्म। तो बाकी जगह और कई जगह सीसी रोड के आजू बाजू पटरी को नहीं भरा गया। नहीं, अभी तो इधर तो पूरी भर चुके हैं। कितनी लंबी रोड है कम से कम? ये रोड 1 किलोमीटर है ये। नहीं, लाल बाजार से जो बन रही है लाल बाजार से मोगा तक की कितनी किलोमीटर होगी? 12 किलोमीटर आएंगी। तो काहे से रोड बनी? सीमेंट की, डामरिंग करेंगे? नहीं, गांव के अंदर सीमेंटेड है और बाहर डामरी कराएंगे। तो क्या लगता है आपको रोड क्या किस हालत में अभी? कहाँ तक क्या पहुँचा काम रोड का? रोड तो सिर्फ अभी खारी से लेके वही बनी है बस, अपने बिलगांव तक की। आगे उधर नहीं करता, आगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत। चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। कायदे के पास ट्रक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत, गुस्साए लोगों ने किया चक्का जाम, 1 घंटे बाद खुला आवागमन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर किया गया सामूहिक योग अभ्यास। मुरैना के मूल्यांकन केंद्र ने छात्र की बढ़ाई मुश्किलें, हिंदी माध्यम के छात्र को थमाई अंग्रेजी माध्यम की उत्तर पुस्तिका। सही रिजल्ट पाने के लिए छात्र काट रहा है शासकीय कार्यालयों के चक्कर, छात्रों का भविष्य दांव पर। आसमानी बिजली गिरने से छात्रा की मौत, पिता आहत। पानी का टैंकर पलटने से ड्राइवर की मौत, 3 घायल। और कटंगी के बस स्टैंड के आसपास फैले अतिक्रमण को बलपूर्वक हटाया गया, व्यापारी हुए नाराज। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghatexpress.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।